हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। माय नेम इज विक्रांत सिंह पुंडीर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सीडीएस एंड एफकेट बाय पीडब्ल्यू पर। तो हम लोग नई सीरीज स्टार्ट किए जहां पर हम लोग सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं और आज के सीरीज के अंदर हम लोग सीडीएस 1 2024 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज द सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। दैट्स व्हाई वी यूज टू रिप्रेजेंट। सो सब एटॉमिक पार्टिकल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग ऑफ एटॉमिक क्लॉक। अगर हम एटॉमिक क्लॉक की प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो एटॉमिक क्लॉक क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस भी एटम की हम लोग बात कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मूवमेंट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूवमेंट को जज किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है और उससे जाकर अपन क्या निकालते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ एटॉमिक क्लॉक में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है और इसमें यहां पर हम लोग सीजियम का इस्तेमाल करते हैं और सीजियम का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट वुड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो सीजियम का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल सा आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, ये वो है जो एसिड और बेसिस दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड प्लस एज वेल एज बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे जिंक के ऑक्साइड्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के अंदर नेचर जाता है, जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं 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 नहीं, सो आंसर वुड बी द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्टेन नंबर ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन इज। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है। अगर मैं ऑक्टेन नंबर की बात करता हूं, ये गैसोलीन के लिए कैलकुलेट किया जाता है या फिर आप एक तरीके से बोल सकते हो पेट्रोल्स के लिए कैलकुलेट करता है। वहीं पर अगर हम लोग सीटेन नंबर की बात करते तो सीटेन नंबर इज यूज्ड टू कैलकुलेटेड फॉर द डीजल्स। अच्छा, अब एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। हम लोग क्या कहते हैं? एंटी नॉकिंग एजेंट हम लोग कहते हैं। अब एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है? सो एंटी नॉकिंग एजेंट के अंदर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसके अंदर टॉलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बेंजीन का इसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ लेड एसिटेट आप जानते हो, उसका भी हम लोग यहां पर इस्तेमाल कर लेते हैं। अब होता क्या, एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है? जब आप किसी गाड़ी के अंदर फ्यूल्स डालते हो, भले ही हम बात करें पेट्रोल की या डीजल की, तो ऐसा तो नहीं होता कि जो फ्यूल है वो 100% एनर्जी दे रहा हो, 100% मैकेनिकल एनर्जी दे रहा हो। नहीं, जब आप फ्यूल डालते हो तो इंजन में कुछ साउंड भी आपको आती है। इसका मतलब फ्यूल कुछ वेस्ट हुआ है साउंड एनर्जी में, कुछ मैकेनिकल एनर्जी में वेस्ट हुआ है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूल है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना आउटपुट दे, अपना मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा आउटपुट दे, वेस्ट कम करे। तो इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कुछ एंटी नॉकिंग एजेंट यूज इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बोलते हैं ना पावर वाला पेट्रोल हो गया है तो उसमें बेंजीन डाल देते हैं, टाउलिन अगर हम लोग डाल देते हैं, कुछ इस तरीके से चीजें आपकी ऐड कर दी जाती है, या फिर हम लोग उसके अंदर लेड एसिटेट वगैरह डाल देते हैं, ये डाला था। अच्छा, अब जितना अच्छा फ्यूल बर्न होगा उतना उसका हाई ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर हाई होगा। सो ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर हाई होने का मतलब क्या? फ्यूल बहुत अच्छे से बेटरली क्या हुआ है? बर्न हुआ है। अब एक चीज समझना, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, है ना, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर हम बढ़ेंगे या जितना लॉन्ग चेन नेटवर्क होगा, एक होता है ब्रांच नेटवर्क, एक होता है चेन नेटवर्क। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे कार्बन इस तरीके से एक सिंपल लाइन में अरेंज है तो ये कैसा चेन नेटवर्क है, स्ट्रेट चेन नेटवर्क है। वहीं पर अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूं तो ये क्या हो गया? ये ब्रांच नेटवर्क हो गया है। अब ऑक्टेन नंबर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, याद रख लें जितना आपका चेन नेटवर्क, स्ट्रेट लाइन नेटवर्क बड़ा होगा उतना ऑक्टेन नंबर कम होगा। ऑक्टेन नंबर अच्छा होता है, जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना फ्यूल अच्छा होगा। तो यहां पर अगर आप देखिए साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, C6H12 होता है नॉर्मली हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। क्या यहां पर आपको कोई लॉन्ग चेन नेटवर्क दिखाई दिया? नहीं। इसका मतलब इसका जो ऑक्टेन नंबर होगा वो कैसा होगा? हाई होगा।
फिर हम बात कर रहे हैं ब्यूटेन की, बात कर रहे हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, पेंटेन। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं 4 कार्बन, पेंटेन में 5 कार्बन की बात कर रहे हैं, हेक्सेन में 6 कार्बन। तो अगर आप देख रहे हो तो ब्यूटेन के अंदर C4H10 बनता है बेटा, तो 4 कार्बन इस तरीके से आपके अरेंज होंगे। पेंटेन में आपका चेन नेटवर्क बड़ा हो गया, 5 कार्बन हो गए, इसमें 6 कार्बन हो गए। तो मैंने क्या बताया, जितने कार्बन चेन इंक्रीज होती रहेगी उतना आपका ऑक्टेन नंबर, सिटी नंबर कम होता रहेगा। सो आंसर विल बी व्हाट बेटा, साइक्लोहेक्सेन का सबसे ज्यादा होता है, फिर ब्यूटेन का होता है, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, इस तरीके से होता है। नॉर्मली साइक्लोहेक्सेन का 97 के आसपास होता है, ब्यूटेन का 90 के आसपास होता है, पेंटेन का 70 के आसपास और हेक्सेन का 20 के आसपास है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी व्हाट बेटा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज होती है केदार, नाथ, का, माली, ठीक है, आलू, जरा, फीका, सा, पकाता है, कुछ, हरा, ठीक है, और अलग सा पकाता है। इस तरीके से हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है। अब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक, मतलब अगर मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन HCl के साथ करूं, एल्यूमिनियम का रिएक्शन HCl के साथ करूं, सिमिलर वे में जिंक का रिएक्शन HCl के साथ करूं, सिमिलर वे में आयरन का रिएक्शन जिंक के साथ करूं, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या होगा उसकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन कहां पर है, ये है। अब ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, डिक्रीज होती है, ये हम सब जानते हैं। मतलब यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज आपकी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, और यहां पर रिएक्टिविटी कैसी होती है बेटा, मिनिमम होती है, ये आप सब जानते हैं। सो ऊपर से नीचे जब आते हैं तो डिक्रीज होती है, हाँ जी। हाइड्रोजन आपको गिवन है, हाँ जी गिवन है। मैग्नीशियम ये रहा आपका, एल्यूमिनियम आपका ये रहा, जिंक आपका ये रहा, आयरन ये रहा। सो ऑर्डर कैसे भाई, तो मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम कम है, फिर सबसे कम उसके बाद जिंक कम है, और फिर उसके बाद आयरन कम है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी व्हाट बेटा, ए शुड बी द करेक्ट आंसर, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथेनॉल इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस बिकॉज। अब हम जानते हैं मिथेनॉल जब ऑक्सीडाइज्ड होता है तो मिथेनॉल किस में कन्वर्ट होता है, पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है ना। फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन अगर कम हुआ तो आप इसको केटोन्स में कन्वर्ट करते हो, फिर जाके ये कार्बोजाइलिक एसिड में फाइनली जाकर आपका कन्वर्ट होता है ना बेटा, क्लियर है, ये सब आप जानते हो। तो मिथेनॉल जो है वो, मिथेनॉल जो है ऑल है वो मिथेनॉल में कन्वर्ट होगा, फिर मिथेनन में कन्वर्ट होगा, फिर मिथेनोइक एसिड में जाकर आपका कन्वर्ट होगा फाइनली, अगर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ बेटा, तो मिथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनॉल इन लीवर विच कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म, है ना, जो प्रोटोप्लाज्म को ब्लॉक कर देता है। ये प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू व्हाट बेटा, तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म आप जानते हो, उनको मिलाकर बनता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी बेटा व्हाट, बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, बहुत से बच्चे सोचेंगे कि एसिडिक एसिड में कन्वर्टन हो जाएगा बाद के अंदर जाकर, नहीं, एसिडिक एसिड CH3COOH होता है, तो यहां पर नहीं कन्वर्जन आएगा, मिथेनॉल में आएगा, आंसर वुड बी द बी, ठीक है। चलिए विनीगर क्या है, विनीगर हम जानते हैं एसिटिक एसिड है, CH3COOH, सो ऑप्शन शुड बी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात कर रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सीटेन। तो मैंने अभी आपको बताया सीटेन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ऐसे होता है, सीटेन नंबर होता है ना बेटा। तो सीटेन हम किसे कहते हैं, तो सीटेन हम कहते हैं हेक्साडेकेन को हम लोग कहते हैं, मतलब 16 कार्बन एटम जिसके अंदर होते हैं आप उसे सीटेन कहते हो, सिंपल सा याद रख लेना। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट बेटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की हमारे पास 3 मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मतलब गुड उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, अच्छे से मैग्नेटाइज होता है। सो नॉर्मली हम इसमें किस किस को कंसीडर करते हैं, आयरन को कंसीडर करते हैं, कोबाल्ट को कंसीडर करते हैं, यही हम लेते हैं। सो आयरन एंड कोबाल्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, तो ये क्या फेरोमैग्नेटिक है, फेरिक क्लोराइड मिक्सचर्स कंपाउंड है, ये भी आयरन आ गया। सिल्वर नहीं है, सिल्वर आपका कैसा है, तो सिल्वर इज योर डायमैग्नेटिक मटेरियल, याद रख लीजिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम, सोडियम, बेरिलियम एंड ऑक्सीजन इज। अब हम जानते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो हमारा क्या होता है, अलोंग द पीरियड जब हम चलते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज कैसा होता है, डिक्रीज होता है। वहीं अगर आप टॉप टू बॉटम चलते हो, जब है ना, टॉप टू बॉटम जब आप चलते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, मतलब आप जब ग्रुप के अंदर चलते हो, तब आपका क्या होता है, तब आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है।
अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि ग्रुप वन एलिमेंट हमारे पास है, यहां पर क्या होगा, लिथियम होगा, फिर सोडियम होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां कहीं फिर आपका क्या आएगा, बेरिलियम आएगा, फिर देन ऑक्सीजन आएगा। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका ज्यादा होगा भाई, तो सबसे बड़ा पहले सोडियम होगा, सोडियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद देन ऑक्सीजन का सबसे लीस्ट होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी व्हाट बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, catalytic system is used for the reduction of unsaturated hydrocarbons to the saturated hydrocarbons। अगर हम लोग बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरीके से यहां पर मैंने ले लिया है, ठीक है, C2H4 मैंने ले लिया है, ठीक है बेटा, इथीन ले लिया है। अब मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। तो CH3 और CH3 में मुझे कन्वर्ट करना है, सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है, मतलब इथेन वगैरह में मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैं यहां पर कुछ ना कुछ कैटलिस्ट का इस्तेमाल करूंगा। सो व्हाट विल बी द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट विल बी द आइदर निकल, ठीक है, ये अपना निकल एंड हाइड्रोजन, इसकी प्रेजेंस में हम लेते हैं। और इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहा जाता है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं, है ना बेटा, हम लोग उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। वनस्पति घी, वनस्पति ऑयल जब हम बनाते हैं, कन्वर्जन करते हैं, वो यही रिएक्शन होता है। सो यहां पर क्या आना चाहिए, निकल एंड हाइड्रोजन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। अब हमें समझना है कि आयनिक कैरेक्टर क्या होता है। सो आयनिक कैरेक्टर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड, कि हमारे पास आयंस मौजूद हो। आयंस का मतलब क्या होना चाहिए, एक मेटल होना चाहिए और एक हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन मेटल। हमारे पास मेटल नेचर में कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल नेचर में कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरा, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, है ना बेटा। ये कैसे बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन्स, यूजुअली मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसफर होते हैं वो कहते हैं। अब अपन देखते हैं, अगर अपन ऑप्शन को देख रहे हैं, सबसे पहले यहां देखिए, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, गैसेस है, क्या इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं, यहां तो कोवेलेंट बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। तो यहां कोवेलेंट बॉन्ड देखने, नाइट्रोजन और क्लोरीन है ना, गैसेस है, तो यहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड हमें देखने के लिए मिलेगा। पोटेशियम यहां पर मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, यहां पर मेटल और नॉन मेटल, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। लेकिन अब आप जानते हैं पोटेशियम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। वहीं पर अगर अपन सल्फर की बात करते हैं, है ना बेटा, वहीं पर अगर अपन सल्फर की बात करते हैं कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपसे पेपर पूछे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। 16 इसका यूजुअली हम लोग बोल देते हैं, तो यहां से क्या हो गया, 2,8,6 यहां पर हो गया, है ना बेटा, 2,8,6 हो गया। अच्छा, यहां पर पोटेशियम के कितने एलिमेंट है, 2। फॉर एग्जाम्पल एक पोटेशियम मैंने यहां बना दिया, एक पोटेशियम मैंने यहां बना दिया, एक यहां बना दिया। इस पोटेशियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर भी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। लूज डॉट स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। यहां के आपके पास सल्फर है, सल्फर के पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर दिख रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये अपने आप को क्या करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। स्टेबल में क्या होना चाहिए बेटा, लास्ट सेल में, लास्ट हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहिए। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होगा, तो 2 पोटेशियम में 2 इलेक्ट्रॉन को मिल जाए, 8 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, हाँ जी। तो इस तरीके से ये भी स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसकी लास्ट सेल वैकेंट हो जाएगी। यहां 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, तो ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे इस तरीके से। तो यहां पर ये मैचिंग हो रही है। वहीं अगर ये ऑप्शन हम यहां पर देखें, है ना बेटा, तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं कितना होता है, 9 होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,2 हो गई, यहां से क्या हो गई, 2,7 हो गई है ना, यहां से क्या हो गई, 2,7। अच्छा, कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, तो 2,7। यहां कितने फ्लोरीन है, 2,7। अच्छा, अब यहां एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां तो 2 ही ट्रांसफर हो सकते हैं, एक को ट्रांसफर हो नहीं सकता, मतलब यहां कहीं ना कहीं कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड यहां पर भी नहीं बनेगा, ये याद रख लीजिएगा। सो आंसर वुड बी व्हाट बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपसे पूछ रहा है।
एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, इसको अपन ओमेगा से लिखते हैं और इसे अपन कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, है ना। वहीं एक होता है v, जिसे अपन कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, है ना। अब समझते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप इसको बोल सकते हो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो ओमेगा की वैल्यू यहां से क्या आ गई है बेटा, सो डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी। सो ओमेगा की वैल्यू यहां से क्या आ गई भाई, डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी आ गई है। वहीं अगर अब मुझे बताइए यार ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये कैसे कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जांपल यहां पर हो आप, ठीक है, अभी मैं ए पोजीशन पर हूं, अभी थीटा कितना हुआ, इतना हुआ, थीटा 1, कल को थीटा थीटा 2, फिर चेंज थीटा 3, है ना, इस तरीके से चेंज हो रहा है। फिर आप इधर गए थीटा 4 एंड सो ऑन थीटा 5 एंड सो ऑन थीटा 6। मतलब थीटा के चेंज होने के साथ ओमेगा भी आपका चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल 100% चेंज हो रहा है। कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी फॉर ऑल द लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज सेम, नहीं है भाई, चेंज हो रही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कहता है लीनियर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल। अब समझना भाई ये मेरे पास क्या बेटा, एक अर्थ है आपकी, ठीक है। अब ध्यान समझना, फॉर एग्जांपल मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इस पॉइंट पर, ठीक है, यहां कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मुझे, इस पॉइंट पर यहां पर मुझे लीनियर वेलोसिटी v फाइंड करनी है। अब मैं क्या करता हूं, बहुत ध्यान समझना, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। कि भाई कहां से, लीनियर वेलोसिटी मतलब कहां से, ये आर क्या है, दूरी, मतलब एक फिक्स पॉइंट से जहां से ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा वहां से फिक्स दूरी। अब यहां से लेकर यहां तक ये क्या, कैपिटल आर है, ये क्या बेटा, ये मान लीजिए कैपिटल आर है। अब ये कैपिटल आर यहां थीटा एंगल बना रहा है, हाँ जी। अच्छा अब इस पॉइंट का यहां से दूरी कितनी है वो मुझे स्मॉल आर में कैलकुलेट, अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा, ऑब्वियसली होगा। अच्छा अब आप देखिए ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी, ओ ए पी ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, हाँ। तो इन ट्राइंगल ओ ए पी अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा हो जाएगी, आप देखिएगा। तो यहां से स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई है। अब ये चीज जब मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे को यहां पर देखिए v की वैल्यू क्या आ गई है, आर कॉस थीटा इंटू ओमेगा। अच्छा अब देखिए इक्वेटर की अगर मैं बात करूंगा तो इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0, भाई यही तो है इक्वेटर, है ना। तो यहां पर जो v होगा वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि cos 0 1 होता है, मैक्सिमम होता है। वहीं अगर मैं पोल्स की बात करूंगा तो पोल्स पर यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो v की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, cos 90 कितना होता है, 0, मिनिमम हो जाएगी, 0 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो आपने देखा कि इक्वेटर पर मैक्सिमम होती है, सो लीनियर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल, सही पॉइंट है। सो आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ये याद रख लीजिएगा। So I hope यहां तक आपको समझ में आ गए एंड दीज आर ऑल द क्वेश्चन फॉर द CDS 1 2024। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, तगड़े रहो।